सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। दोस्तों, आज इस चैप्टर का मैं पार्ट 1 आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इसके अलावा इस चैप्टर का मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा, और उन पार्ट्स में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में दोस्तों आप बेसिकली हम आज जानेंगे प्राचीन काल के जो यात्री थे उनके बारे में, जो कि भारत आए थे, और उन्होंने जो भारत के प्रति उनके जो विचार थे और जो भारत में उन्होंने उस टाइम पे प्राचीन टाइम पे देखा, तो उन चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आज के पार्ट 1 में हम इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के। और आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा दोस्तों पहला टॉपिक है प्राचीन दौर में यात्राएँ करने की समस्याएँ। क्योंकि दोस्तों चैप्टर का नाम ही यात्रियों के नज़रिए है, तो ये जो है प्राचीन यात्रियों से संबंधित चैप्टर है। तो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्राचीन दौर में यात्राएँ करने की समस्याएँ। यानी कि पुराने टाइम में जो यात्री यात्रा करते थे, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती थी प्राचीन टाइम में, उ उनको हम जानते हैं, ठीक है? दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी प्राचीन टाइम में कि यात्रा करने में लंबा समय लगता था। क्योंकि दोस्तों आजकल के तरह यहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन के प्राचीन टाइम में कोई यातायात के साधन थे नहीं, गाड़ी, बस, रेल वगैरह। व्यक्ति जो है पैदल चलकर ही यात्रा करते थे, या घोड़ों द्वारा यात्रा करते थे। तो इनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम के हिसाब से जैसे आज ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, यातायात आजकल हर किसी के पास गाड़ी, बाइक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारा दोस्तों, यातायात जो है हमारा, वो आसान हो गया है थोड़ा। लेकिन पहले के टाइम पे प्राचीन समय पे ये चीज़ें नहीं थी, जिस कारण से जो यात्राएँ करने में लंबा समय लगता था। और उस टाइम पे सुविधाओं का अभाव तो था ही दोस्तों, क्योंकि यात्रा करने में भी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक का यात्रा करते थे, तो उस टाइम पे यात्रा करने में जो बीच-बीच रास्ते पे सराय भी नहीं मौजूद होते थे, जहाँ विश्राम के लिए कोई बैठ सके। यानी कि कुछ भी ऐसी टाइप की फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन टाइम में समुद्री लुटेरों का बहुत ज़्यादा भय रहता था। समुद्री लुटेरे जो हैं कभी भी आ जाते थे और लूट देते थे यात्रियों को, तो उनका भी बहुत ज़्यादा भय होता था। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन टाइम में प्राकृतिक आपदाएँ भी आती थी, जिसकी वजह से काफ़ी हानियाँ होती थी, और बीमारियाँ भी फैलती थी। प्राचीन टाइम में बीमारियाँ भी हो जाती थी जब कोई यात्री लंबे समय से चल रहा होता था और लंबे समय से यात्रा कर रहा होता था, तो उसे बीमारियाँ हो जाती थी ठंड की वजह से, या फिर अलग-अलग मौसम में भटकने की वजह से, ठीक है? और इसके अलावा दोस्तों रास्ता भटकने का भय भी था यात्राएँ करने में, क्योंकि दोस्तों ये रास्ते बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। कई-कई बार यात्रियों को घने जंगलों के रास्ते होकर गुजरना पड़ता था, जिस कारण से वो रास्ता कभी-कभार भटक जाते थे। तो दोस्तों ये प्रमुख समस्याएँ थी यात्रियों के सामने प्राचीन टाइम पे। तो इन समस्याओं को दोस्तों आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों, अब है हमारा टॉपिक प्राचीन दौर में यात्राएँ करने के कारण। अब हमने पहले ही जान लिया कि प्राचीन टाइम पे यात्राएँ करने में क्या-क्या समस्याएँ होती थी। अब ये जानते हैं कि प्राचीन दौर में यात्राएँ लोग क्यों करते थे, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों है रुचि, ठीक है? रुचि का मतलब दोस्तों इंटरेस्ट। अपनी इंटरेस्ट के लिए जो प्राचीन कुछ इतिहासकार ऐसे थे, जो कि हर देश के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हमारे पड़ोस में देश है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो इन चीज़ों के बारे में इन चीज़ों के बारे में जानने की वो रुचि रखते थे, इसलिए वो लोग यात्राएँ किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों व्यापार भी एक प्रमुख कारण था यात्राएँ करने का, क्योंकि अगर 2 देशों के बीच में व्यापार होता था, तो व्यापार करने में भी दोस्तों यात्राएँ होती थी, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों धर्म प्रचार भी एक कारण था। अपने धर्म को फैलाने के लिए पूरे विदेशों में, हर देश में फैलाने के लिए यात्राएँ करना ज़रूरी था। इसके अलावा दोस्तों अपने ही देश से संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता था, इसलिए अलग-अलग जगह जाकर ये यात्री ज्ञान की तलाश में अलग-अलग जगह जाया करते थे, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक आपदा भी इसका एक कारण दे रखा है, जिसमें जो हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों नए अवसरों की तलाश,
यानी कि अगर ये कोई भी व्यक्ति अपने देश पे अगर रहता था, अगर उसे पर्याप्त मात्रा में अवसर नहीं मिलते थे किसी कार्य को करने के, तो वो अन्य देशों में जाता था, जहाँ अच्छे अवसर उसे मिल सके उसके लिए। तो इन सारे रीज़न्स की वज़ह से दोस्तों, इन सारे कारणों की वज़ह से जो यात्री हैं, वो प्राचीन टाइम पे क्या करते थे, यात्राएँ करते थे। ठीक है? अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री। ठीक है? अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों इस वाले चैप्टर में आप यही जानने वाले हैं कि प्राचीन टाइम में भारत की यात्रा किन यात्रियों ने की थी, मतलब और बहुत से यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी प्राचीन टाइम में, लेकिन उसमें से प्रमुखतः 3 लोग थे। ठीक है? उन 3 यात्रियों में नाम आता है सबसे पहले अल बिरूनी का, उसके बाद आता है इब्न बतूता का और लास्ट में आता है फ्रांसुआ बर्नियर का। ठीक है? तो अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसुआ बर्नियर, ये प्रमुख 3 यात्री थे, जिन्होंने प्राचीन टाइम में भारत की यात्रा की थी और अपने कई सारे विचार साझा किए थे। ठीक है? इन्हीं यात्रियों में से एक अल-बिरूनी के बारे में अब हम जानते हैं। दोस्तों अगर अल-बिरूनी की बात की जाए, तो अल-बिरूनी का जो जन्म है, वो 963 ईस्वी पूर्व में उज़्बेकिस्तान के क्षेत्र ख्वारिज़्म में हुआ था। ठीक है? यानी कि उज़्बेकिस्तान के निवासी थे। इनका जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म का एक प्रदेश था खीवा, उस प्रदेश में अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। उस समय दोस्तों ख्वारिज़्म एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उस टाइम पे प्राचीन टाइम में अल-बिरूनी के जन्म के समय पर ये जो ख्वारिज़्म है, ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। और उस समय की जो सबसे उच्च शिक्षा है, सबसे उच्च तम शिक्षा जो है, वो अल-बिरूनी ने ही प्राप्त की थी। यानी कि अल-बिरूनी बहुत ज़्यादा विद्वान थे। उन्होंने उस प्राचीन समय की जो है उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है? इसके अलावा अल-बिरूनी जो है दोस्तों अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें क्या कहते हैं, अलग-अलग प्रकार की भाषाओं के बारे में जानकारी थी और उन भाषाओं में दोस्तों शामिल है आपकी अरबी, फ़ारसी, हिब्रू और संस्कृत। इसके अलावा सीरियाई भाषा का भी उन्हें ज्ञान था। ठीक है? और अल-बिरूनी का दोस्तों भारत में आगमन कैसे हुआ, ये जानना बड़ा रोचक है। दोस्तों क्या हुआ 1017 में जब क्या कहते हैं महमूद गज़नवी ने ख़्वारिज़्म से कवियों एवं विद्वानों को अपने साथ बंधक बनाकर वह उन्हें भारत ले आए। यानी कि महमूद गज़नवी ने क्या करा 1017 में उन्होंने ख़्वारिज़्म में, क्योंकि वहाँ के शासक थे, उन्होंने क्या करा यहाँ के जितने भी ख़्वारिज़्म के कवि थे और जो भी विद्वान लोग थे, उन्हें ये अपने साथ भारत ले आए, महमूद गज़नवी। उसके बाद क्या हुआ, जो ये कवियों और विद्वानों को अपने साथ लेकर भारत आए थे महमूद गज़नवी, उनमें ही शामिल थे अल-बिरूनी। ठीक है? अल-बिरूनी उन्हीं में से एक थे और अल-बिरूनी जो है दोस्तों भारत में बंधक के रूप में आए, लेकिन उनका जो है धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा भारत के प्रति, वो भारत को पसंद करने लगे और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के जो बाकी के 70 साल थे, वो भारत में ही बिताए। यानी कि उन्हें भारत से लगाव हो गया, भारत में आने के बाद। और इसके अलावा दोस्तों अपने जीवन काल में अल-बिरूनी ने उस समय भारत में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन किया और अपने अनुभवों को अपनी एक मुख्य किताब-ए-उल-हिंद में संकलित किया। दोस्तों जो इनकी किताब है, ये किताब-ए-उल-हिंद, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में हमेशा। अल-बिरूनी के बारे में भी क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और ये किताब-ए-उल-हिंद जो है दोस्तों, इसे इसका और भी एक शब्द में पारित किया जाता है। इसका दूसरा नाम तहकीक-ए-हिंद है। कहीं-कहीं जगह पे इसे किताब-ए-उल-हिंद और कहीं-कहीं जगह पे इसे तहकीक-ए-हिंद लिखा गया है, तो इस पे आप कन्फ्यूज़न नहीं ना होइएगा। और यही है दोस्तों कि ये वाला जो किताब-ए-उल-हिंद है, जिसे हम तहकीक-ए-उल-हिंद भी कहते हैं, ये प्रमुख कृति थी अल-बिरूनी की और इसके बारे में दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है भारत के बारे में, इस किताब से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से भी दोस्तों इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों हमारे अल-बिरूनी, एक इमेज ऐड कर दी मैंने आपके लिए, आप देख सकते हैं इन्हें। और यहाँ पर है हमारा टॉपिक अब किताब-ए-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद की बात की जाए तो दोस्तों, इसके लेखक जैसा कि हम जानते हैं अल-बिरूनी थे और ये किताब-ए-उल-हिंद पुस्तक जो है दोस्तों, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। और इस किताब-ए-उल-हिंद पुस्तक में दोस्तों टोटल 80 अध्याय थे। 80 चैप्टर्स में ये डिवाइड थी, ठीक है? 80 अध्याय थे इसमें, 80 अध्याय थे और इसके इसके जो सभी अध्याय थे, उनकी भाषा जो थी सरल और स्पष्ट थी, यानी कि समझ सकते थे उसको कोई भी, स्पष्ट भाषा थी और सरल थी, ठीक है? इनके जितने भी 80 अध्याय हैं दोस्तों, इनकी जो शुरुआत होती है, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि ये जो है किताब-ए-उल हिंद की एक विशिष्टता है, जिसमें क्या होता है कि हर अध्याय के
स्टार्टिंग में एक प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न के बाद भारतीय व्यवस्था के आधार पर उसका उत्तर दिया जाता है। और जो इस अध्याय में दोस्तों जो भी इस किताब उल हिंद के अध्याय हैं, जो भी उसपे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जो उत्तर दिया जाता था दोस्तों, वो दिया जाता था भारतीय व्यवस्था के आधार पर, ठीक है? और अंत में क्या किया जाता था, अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति की तुलना की जाती थी, ठीक है? ऐसी टाइप की किताब की रचना की थी अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद में। और इसके अलावा दोस्तों विषय सामग्री इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति, भाषा और जो इसकी विषय सामग्री थी इस पुस्तक की, वो थी मेनली भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा, कला और मूर्तिकला। और त्योहारों का भी इसमें वर्णन मिलता है इस पुस्तक में, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का वर्णन दोस्तों इस पुस्तक में हमें मिलता है। इसी के साथ-साथ इस पुस्तक में धर्म, दर्शन, दंत कथाएँ एवं चिकित्सा संबंधी जानकारियाँ भी मिलती हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये वाली जो पुस्तक थी, ये किताब उल हिंद अल-बिरूनी की, तो दोस्तों ये वाली जो पुस्तक थी मेनली ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, 80 अध्यायों में विभाजित थी। इसके हर अध्याय की एक विशिष्टता है कि हर अध्याय की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसका आंसर भारतीय व्यवस्था के आधार पर दिया जाता था और फिर भारतीय संस्कृति की तुलना अन्य संस्कृतियों से की जाती थी। तो इस तरीके से दोस्तों किताब उल हिंद बहुत ही बेहतरीन एक पुस्तक थी, एक कृति थी जो कि अल-बिरूनी द्वारा रचित थी। तो यही इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम किताब उल हिंद में वर्णित मुख्य बातें। अब कुछ और मुख्य बातों के बारे में जानते हैं जो कि किताब उल हिंद में अल-बिरूनी द्वारा वर्णित की गई हैं। सबसे पहली जो है दोस्तों आपकी जाति व्यवस्था। अल-बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना उनने क्या कहते हैं फ़ारस की जाति व्यवस्था से की। यानी कि अल-बिरूनी ने क्या किया, जो भारत की जाति व्यवस्था है उसकी तुलना करी फ़ारस की जाति व्यवस्था से। और अल-बिरूनी का मानना था कि जो भारतीय जाति व्यवस्था है, अल-बिरूनी ने बताया कि ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें मुख्य रूप से 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से अल-बिरूनी ने लिखा कि 4 वर्ण मौजूद थे उस टाइम पे भारतीय समाज में। एक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे और यह व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित होती थी। तो इस टाइप की डिटेल्स जो है दोस्तों हमें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी भारतीय देखने को मिल जाती हैं और इन्हीं चीज़ों का जो वर्णन है वो जो है अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भी किया। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों बात करें तो फ़ारस की जाति व्यवस्था। अब उसने फ़ारस की जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा अल-बिरूनी ने। दोस्तों फ़ारस की जाति व्यवस्था के बारे में अल-बिरूनी कहते हैं कि जाति व्यवस्था में भी मतलब 4 वर्ण ही मौजूद थे, वहाँ फ़ारस की जाति व्यवस्था में भी। और उन 4 वर्णों में शामिल थे आपके घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु और पुरोहित, चिकित्सक, वैज्ञानिक तथा शिल्पकार। ठीक है? इन 4 वर्णों का दोस्तों वर्णन किया है अल-बिरूनी ने। इस व्यवस्था में वर्ण का निर्धारण व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम के आधार पर होता था। लेकिन अल-बिरूनी का कहना था कि फ़ारस की जो जाति व्यवस्था थी, वहाँ जो है वर्ण का निर्धारण भारत की तरह जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पे होता था। व्यक्ति के काम के आधार पर उसका वर्ण डिसाइड होता था। ऐसा फ़ारस की जाति व्यवस्था में मौजूद था, अल-बिरूनी हमें बताते हैं। ठीक है? अब जानते हैं अल-बिरूनी के विचार जाति व्यवस्था के बारे में। तो अल-बिरूनी ने क्या कहा कि अल-बिरूनी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था हर जगह थी उस टाइम पे प्राचीन समय में। कोई भी ऐसा समाज नहीं था जहाँ जातिगत व्यवस्था ना हो। लेकिन उन्होंने कहा कि परंतु भारत में मौजूद जाति व्यवस्था काफ़ी कठोर व भेदभावपूर्ण थी। लेकिन भारत की जो जाति व्यवस्था है उसपे उन्होंने अल-बिरूनी ने उसके बारे में तंज कसते हुए कहा कि हर जगह जाति व्यवस्था उस टाइम पे प्राचीन टाइम पे मौजूद थी। लेकिन जो भारत की जाति व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा कठोर और भेदभावपूर्ण थी। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अल-बिरूनी ने कहा कि ब्राह्मणवादी परंपरा में मौजूद अस्पृश्यता को अल-बिरूनी ने बहुत ही पूर्ण रूप से गलत माना। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता के बारे में उन्होंने कुछ विचार दिए जो कि नीचे हैं। तो अल-बिरूनी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जन्म के आधार पर अपवित्र नहीं माना जा सकता क्योंकि हर अपवित्र चीज पवित्र होने का प्रयास कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर प्रयास लिखा होना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो प्रयास कर सकती है। तो अल-बिरूनी ने दोस्तों यही माना कि जो ब्राह्मणों की अस्पृश्यता वाली नीति है वो पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि अल-बिरूनी का दोस्तों मानना था कि हर संसार की हर अप वो अपवित्र चीज़ हर अपवित्र चीज़
कि हर को हक है कि वो पवित्र होने का प्रयास करे और उसे ये हक मिलना भी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों अल-बिरूनी ने जातिगत कुछ विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी 7 मार्क्स में बनता है बोर्ड एग्जाम में, इससे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है अल-बिरूनी के जातिगत विचारों के बारे में। तो इन पॉइंट्स को दोस्तों आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर को जो दोस्तों हमारा टॉपिक है फारस की जाति व्यवस्था। इसमें दोस्तों मेनली अल-बिरूनी ने क्या करा, ये वाली जाति व्यवस्था वाले में, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे पहले उसने जो भारत की जाति व्यवस्था है, उसका वर्णन जो है दोस्तों भारतीय धर्म ग्रंथों को ही देखकर किया है, क्योंकि कोई भी चेंज वाली डिटेल उसने बताई नहीं है। जो पहले की डिटेल थी भारत की, जिसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, तो वही डिटेल जो है अल-बिरूनी ने बताई है। लेकिन इसने जो है फारस की जाति व्यवस्था के बारे में भी वर्णन किया है, जिसमें इसने यही बताया है कि जो फारस की जाति व्यवस्था है, वहाँ जो है व्यक्ति का जो वर्ण है वो कर्म द्वारा निर्धारित होता है, ना कि जन्म द्वारा। और इसके अलावा कुछ जातिगत विचार अल-बिरूनी ने अपने यहाँ दिए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हर वो अपवित्र चीज़ को हक है कि उसे पवित्र होने दिया जाए, उसको प्रयास करने दिया जाए। ऐसे ऐसे विचार इनके थे। तो दोस्तों यही था बस इस वाले टॉपिक में जातिगत व्यवस्था के बारे में जो सोचते थे, जो वर्णन किया है अल-बिरूनी द्वारा, तो वही मैंने आपको बताया, यहाँ पर को हमने समझा अच्छे तरीके से। तो बस दोस्तों चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और कहीं पर भी दोस्तों अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। उम, और इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए अब लेकर आऊँगा, जिसमें हम जानेंगे इब्न बतूता के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू और गुड बाय दोस्तों।